हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी बाई स्वाति। हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ शिक्षण अधिगम के जो मुख्य तथ्य हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। उनके जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कथन दिया है इस वीडियो में उसके बारे में बताऊँगी। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये तथ्य याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ देखते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए। इसमें रायबर्न का क्या कथन है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो ये कथन किसका है? रायबर्न का। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। और दूसरा क्या है? गेज के अनुसार। गेज के अनुसार क्या है? शिक्षण कौशल एक विशेष अन्वेषण क्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल एक विशेष अन्वेषण प्रक्रिया है। किसका कथन है? गेज का। ये आपके जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कथन दिया जाता है, पूछा जाता है ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप इनकी सहायता से वो सारे कथन को बता सकते हैं। बिंग्स का क्या है? बिंग्स का यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली सक्रिय संक्रिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? वर्टन। वर्टन का आपको याद करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे आप इसको याद करेंगे? शिक्षण अधिगम हेतु दिया जाने वाला, यहाँ पे देखिए बर्टन, पीछे टन आ रहा ना, तो यहाँ पे देखिए दर्शन, उद्दीपन, प्रोत्साहन, तो इससे आप रिलेट करके ये याद कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का है। मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे किसका कथन है। यहाँ पे ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूँ। यहाँ पे टी रेमंड का क्या कथन है? टी रेमंड ने कहा शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह किसका कथन है? टी रेमंड का है। नेक्स्ट देखिए, क्रो एंड क्रो का कथन क्या है? रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी कार्य, वस्तु, क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट कथन देखते हैं, ये किसका है? गेट्स का। गेट्स बताइए यहाँ पे गेट्स का कथन क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ठीक है, ये किसकी है? अधिगम की जो डेफिनेशन है, ये गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये आप कैसे याद करते हैं? जब कोई बच्चा होता है वो गेट खोलता है, अगर उसका हाथ दब जाता है तो उसे अनुभव हो जाता है कि अब ये गेट नहीं दबाएंगे, तो इसमें क्या है? उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये कथन किसका है? गेट्स का है। नेक्स्ट देखिए, हर्बर्ट का क्या कहना है? शिक्षण एक प्रमुख कार्य विचारों, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। हर्बर्ट का आप ऐसे याद कर सकते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, हर्बर्ट को किससे रिलेट करेंगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, वीएफ स्किनर। वीएफ स्किनर का क्या कहना है? शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये आप किससे याद करेंगे? आकस्मिकताओं। आकस्मिकताओं मतलब स्किनर, यहाँ पे देखिए आधा सा का मिल रहा है और यहाँ पे आधा सा और माँ मिल रहा है, इससे आप ये याद कर सकते हैं। तो वीएफ स्किनर का क्या कहते हैं? शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? रूसो। रूसो का क्या मतलब? रूसो ने क्या कहा था? व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता समझे। ये किसका कथन है? रूसो का। रूसो से आप याद रखते हैं व्याख्या, तथ्यों, नियमों, अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है। ये आप रूसो का कथन है। ठीक है, एक और रूसो का कथन है, वो क्या है? बालक प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। ये किसका कथन है? रूसो का। अब नेक्स्ट कथन किसका है? कॉल्विन का। कॉल्विन का क्या कहना है? यहाँ पे देखिए, कॉल्विन वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षा को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे देखिए, उत्तेजक का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक है। जैसे कि हमने कोई कार कर रहे हैं, किसी ने मुझे बुलाया तो हम एकदम उत्तेजक पूर्वक हम उसके पास गए। कॉल तो किसी ने कॉल की और मैंने फ़ोन उठाया, कैसे? एकदम उत्तेजना पूर्वक। तो आप इसे याद कर सकते हैं कॉल्विन को। ठीक है, कॉल्विन क्या है? वास्तव में प्रश्न एक ऐसा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इनमें से कम आपके 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आप 27 तारीख का एग्जाम हो रहा है डीएलएड का, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बीओ स्मिथ का क्या कथन है? बीओ स्मिथ का कहना है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जॉन डीवी का। जॉन डीवी क्या है? शिक्षक एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसका कथन है? जॉन डीवी, जिसमें तीन तीन ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठवस्तु। और रॉस और एडम्स का कहना है शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, मैकडूगल का क्या कहना है? मैकडूगल का कहना है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में क्या है? चिंतन। इन्होंने कल्पना को क्या कैसे व्यक्त किया है? जिन वस्तुओं को हम चिंतन करते हैं वो उसी को क्या बोलते हैं? कल्पना कहते हैं। क्रो एंड क्रो देखिए यहाँ पे, ज्ञान एवं आवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। डम्बिल का देखिए, डम्बिल का क्या कहना है? चेतना का दूसरी वस्तुओं की बजाय एक ही वस्तु पर केंद्रीकृत क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। डम्बिल और अवधान। ठीक है, इससे रिलेट कीजिए आप डम्बिल और अवधान। चेतना का
चेतना का दूसरी वस्तुओं की बजाय एक ही वस्तु पर केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान। ये किसका कथन है? डंबिल महोदय का। यहाँ पे डीएलएन का क्या कथन है? डीएलएन का कथन है सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। इनका क्या है? इन्होंने क्या दिया था? सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने ये क्या क्या कहा था? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, इनका कथन है डीएलएन। ऐसे ही एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो वो कौन है? डीएलएन। नेक्स्ट देखते हैं रॉस महोदय का क्या कहना है। रॉस का है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? रॉस का। रॉस एंड एडम्स का क्या कथन है? शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये आपको मैंने आगे ही बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जॉनसन के अनुसार प्रेरणा की जैसे कोई भी परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो आप अगर किसी वैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक के अनुसार देंगे तो वो आपको अच्छा मतलब एग्जामिनर अच्छा समझेगा, इसलिए आपको कोई भी परिभाषा अगर लिखनी है तो हमेशा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से लिखनी है। यहाँ पे देखिए जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है? अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को कहाँ उचित मार्ग पर ले जाती है। ये किसकी परिभाषा है? जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा। यहाँ पे देखिए बुद्धि की परिभाषा रॉबिन्स के अनुसार, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिप्रेरणा और बुद्धि ये दोनों परिभाषाएं क्या है? पूछी जाती हैं। यहाँ पे देखिए रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है जो व्यक्ति में सूझबूझ के द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। ये किसकी परिभाषा है? बुद्धि की। और किसके अनुसार है? मनोवैज्ञानिक रॉबिन्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रूट वेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा। तो रूट वेंडिक्ट जो है इनके अनुसार क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त संतानों में होने वाले गुणों का नाम है। ये किसकी परिभाषा है? रूट वेंडिक्ट की। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व मापने की विधियाँ, व्यक्तित्व मापने की कुल कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ, ठीक है। कौन कौन सी हैं? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि। और सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि, ठीक है। यह क्वेश्चन बनता है व्यक्तित्व नापने की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो वो कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है। अब यहाँ पे देखिए आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? यहाँ पे देखिए जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा लेखन विधि और निरीक्षण विधि। ये आप कैसे याद करें? यहाँ पे देखिए JS, यहाँ पे हमने कर लिया JS, J फॉर जीवन इतिहास विधि, S फॉर साक्षात्कार विधि और P फॉर पानी, मतलब JS को पानी दो। तो ये आप कैसे याद करें? JS को पानी दो, तो जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा लेखन विधि और N फॉर निरीक्षण विधि। ये आप कैसे आत्मनिष्ठ विधि को याद कर सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत क्या क्या आएंगी? यहाँ पे देखिए मापन रेखा विधि, समाज मिति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और परिस्थिति परीक्षण, व्यक्तिगत सूचियाँ और संचयी सूचियाँ। ये आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं इनको आसानी से। यहाँ पे देखिए प्रक्षेपी विधियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं व्यक्तित्व मापने के लिए। अब नंबर 1 प्रक्षेपी विधि में क्या आता है? रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण और फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, ये दोनों सेम है। अंतर्बोध परीक्षण आपको याद हो जाएगा। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शब्द साक्षर और चित्र साक्षर, ये दोनों सेम है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मानव विकास के पक्षों के नाम लिखिए। मानसिक विकास, और यहाँ पे मानसिक है तो मानसिक विकास के पक्षों के नाम लिखिए। मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से पक्ष आते हैं? यहाँ पे देखिए संवेदन, स्मरण, विस्मरण, सीखना, निर्णय, निरीक्षण, बुद्धि, चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, रुचि एवं अभिव्यक्ति। ये सब क्या है? मानसिक विकास के पक्ष हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए स्किनर का क्या कथन है? मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यह किसका कथन है? स्किनर का। वहीं मैकडूगल के अनुसार क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। ये किसका कथन है? मैकडूगल के अनुसार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। अब ये सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो आप क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। अगला देखिए बोरिंग के अनुसार क्या है? परिपक्वता गौण विकास है जिसका अस्तित्व सीखे जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। तो ये किसका कथन है? बोरिंग का। कैंडलैंड का क्या कथन है? अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव से संबंधित होता है। ये किसका कथन है? कैंडलैंड का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कुछ परिभाषाएं वगैरह ये सब बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक आप अपने तैयारी में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।